हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरोही। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक का है, क्लास 10 का। तो पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इसके फ्रंट पेज पे हमें पूरा बताया गया कि डेवलपमेंट क्या होता है और क्यों होता है। इसके बारे इस पूरे चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की या करने की कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसमें एक अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी और जो जो मेन चीज़ें हैं आपके लिए वो अच्छे से बता दूंगी कि तो इसमें हम जानेंगे। तो डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट होता क्या है? द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो विकास है वो एक डेवलपमेंट एक आइडिया है, प्रोग्रेस है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कैसे समझें कि कोई चीज़ डेवलप्ड है? हम डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जहाँ हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अभी हम जो प्रेफर कर रहे हैं, हम अपना रहे हैं, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ एक तरीके से होता है। इसका शॉर्ट है और ये मैंने एक दे दिया डेफिनेशन। इसको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है, डेवलपमेंट इज़ द पॉजिटिव ग्रोथ और चेंज इन इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री। हम ये डेवलपमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव ग्रोथ है जो हमारे इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं हमारे कंट्री के, उसे चेंज करता है। अब ये हम देखो क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एंड एन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हमें नहीं पता है, वो हम जानेंगे। फर्स्ट कि क्या इस पेज में हमसे पूछा गया कि क्या डेवलपमेंट से हमारे जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो बेहतर हो सकती है क्या? लोग डेवलपमेंट को अपनाएंगे तो डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा, क्या लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी? क्या जो हम कोई भी काम करते हैं तो उसका जो कोई भी अचीवमेंट होता है गोल का, क्या वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है? तो इसमें हम जानेंगे डेवलपमेंट के बारे में। देखो डेवलपमेंट क्या होता है। हर एक जगह पे जहाँ पे सोसाइटी वगैरह चेंज हो रही है, जहाँ पर जो लोकल एरिया है वो अर्बन एरिया में ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। अब जैसे कि जहाँ पे कोई विलेज है, विलेज जगह है, गांव की जगह है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे नए नए बैंक हो रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ लग रही है, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा हो रहा है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब अच्छा हो रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। देखो हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश का डेवलपमेंट, जो हमारे देश का डेवलपमेंट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे देश के लिए डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो हमें हमेशा अपने गोल्स और डेवलपमेंट के बारे में ध्यान देना चाहिए। डेवलपमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन तो मैंने आपको दे ही दिया, ये आप लिख सकते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसमें ज़्यादा कुछ जानना था नहीं, जो है वो ये सब जो मेन है उसे मैं आपको अच्छे से डिटेल वाइज बताऊंगी। ये व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इसका मतलब है क्या डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखो अलग अलग बहुत हमारे इस सोसाइटी में, हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी सोच कुछ और होती है, आपकी कुछ और होगी, आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके ग्रुप में उनकी सोच कुछ और होगी। मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा, और आपके दोस्त के लिए डेवलपमेंट कुछ और होगा। एग्जाम्पल फॉर, आप चाहते हैं कि आपके पास अगर साइकिल है तो आप चाहते हैं कि आपको बाइक मिल जाए, या अगर आपके दोस्त के पास बाइक है तो आप वो चाहेगा कि उससे कार मिल जाए। ये एक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हमारे लिए हमारे अलग अलग डेवलपमेंट होता है, अलग अलग गोल्स होता है। अब कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिसन टू टेबल। देख ये क्या कह रहा है कि हम आप इमेजिन करते हैं इस टेबल जो 1.1 है, इससे जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं वो कैसे कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। देखो एक और चीज़ है, गोल्स जो है उसका दो मतलब होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ना गोल्स का दो वर्ड दे सकता है,
तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले तो एस्पिरेशन देगा, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो एस्पिरेशन एक देता है और एक और देता है डिज़ायर। क्या क्या बताया मैंने, एस्पिरेशन और डिज़ायर, ये ध्यान रखना, एस्पिरेशन और डिज़ायर गोल्स की जगह दे सकता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो देखो अब कैटेगरी ऑफ पर्सन, अब एक सिंपल सा एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क, एक ऐसा लेबर है जो काम करता है लेकिन उसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है। वो क्या उसकी क्या इच्छा होगी, वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, उसके लिए एस्पिरेशन क्या होगा। जैसे कि देखो मैंने बताया था ना कि गोल्स को एस्पिरेशन भी बोलते हैं, डिज़ायर भी बोलते हैं, कहीं पे एस्पिरेशन देगा, कहीं पे डिज़ायर देगा, तो इसको ध्यान रखना है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, अब वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक काम करे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस मिले, मतलब कि उसकी सैलरी, मतलब कि उसकी जो इनकम हो वो ज़्यादा हो। और उसे क्या चाहिए, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वो क्या कि वो उसके लिए क्या होगा कि उसके बच्चे जो है वो लोकल स्कूल में जाए और अच्छे से एजुकेशन पा सकें। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। और वो क्या किसी भी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो एक विलेज का जो लीडर हो वो अच्छा हो, जो उनका साथ दे, उनकी जो मजबूरी, उनकी जो परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करे। देखो हर एक चीज़ के लिए हर एक अलग अलग गोल्स होता है, ठीक है। जैसे कि एक लैंड, अब देखो फार्मर हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो किसान डिपेंड है किस पे, सिर्फ बारिश पे, रेन पे, जो अपने क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़। इसे देख करके आप भर भी सकते हैं अपने बुक में, ये सही मैंने भर दिया आपके लिए ताकि आप इसे लिख सकें। तो ये हो गया इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन क्या होता है, वो जो खेत जो होते हैं, फार्म से जो खेत तो होता है ना, उसमें जो पानी पटाने का जो प्रक्रिया होती है उसे इरिगेशन कहते हैं, ठीक ना। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे हैंड पंप हो, ये सब वगैरह होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें। अब देखो एक रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली से है, वो क्या ऑल सोशल राइट्स उसे मिले। एक रूरल वुमेन को क्या, जो लैंड ओनिंग फैमिली से, उसे क्या चाहिए, एक ऑल सोशल राइट्स चाहिए एंड डिसीजन मेकिंग राइट्स। उसे एक सोशल राइट्स चाहिए और डिसीजन मेकिंग राइट्स चाहिए कि वो खुद अपना डिसीजन खुद से ले सके। अब देखो अर्बन एरिया में रहते हैं और अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो उन्हें बेटर इनकम चाहिए, डेवलपमेंट है। अनएम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, वो लोग जो काम तो करते हैं लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे कि काम तो सब करते हैं, जो लोग ऑफिस वगैरह में जा कर के काम करते हैं, जिनको पीएफ मिलता है, जिनकी सैलरी होती है, जिन्हें छुट्टियां मिलती हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बोलते हैं और अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ये जो अनएम्प्लॉयड होते हैं वो किस में आ जाते हैं, जैसे कि जो कहीं जैसे कि जो घर वगैरह बनाते हैं, मिस्त्री लेबर्स वगैरह जो रहते हैं, और जो इसकी ग्रोसरी के शॉप पे काम वगैरह करते हैं, तो वो कभी काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी कभी छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, कभी उन्हें ज़्यादा भी करना पड़ता है, कभी बैठना भी पड़ता है, तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो यही सब एक एग्जांपल था, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू, देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। वाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट में बी डिस्ट्रक्शन फॉर देम। देखो कुछ जो लोग डेवलपमेंट पे, अब देखो इसके पास कार है, फिर भी इसे और कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसे कुछ और चाहिए, इससे भी बड़ी महंगी कार चाहिए। अब देखो जहाँ पे ये जो लेडी है ये एक फुटपाथ पर है, तो इसे एक घर चाहिए। तो ऐसा ही होता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या, सिर्फ इनकम होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स, मतलब कि जो हमारा जो इनकम होता है, क्या इनकम ही एक डेवलपमेंट या अदर गोल्स भी लोगों को चाहिए होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। अदर गोल्स क्या हुए, अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग व्हाट द पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स to or other product that they produce, in other words they want more income। देखो
लोग, हम तो ये जान गए कि लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा इनकम चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए, ज़्यादा वेजेस वगैरह चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए, तो फिर इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, ये सब हमने जाना। अब इसके अलावा कि और भी कुछ मोर इनकम मिल जाए, ज़्यादा इनकम हो जाए, इसके अलावा और कोई फैसिलिटीज़ हो। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. अदर गोल्स में क्या हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो हमारे सोशल ग्रुप्स में जो लोग रहते हैं, कुछ जो निचली जाति, कुछ सोशल ग्रुप्स में हमारे माना जाता है ये निचली जाति का है, ये ऊपरी जाति का है, तो ये यहाँ नहीं बैठ सकता, ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे सोशल ग्रुप्स में वो नहीं होना चाहिए। वही लोग कहते हैं कि अगर अब जो गार्ड है, वो जो कुछ जगह पे जो गार्ड रहते हैं, तो वो गार्ड है तो वो नौकरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कि उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, और उसके अंदर उस ऑफिस के अंदर जो लोग एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, उनकी इज़्ज़त है, और वो जो बाहर गार्ड गेट पे जो गार्डिंग कर रहा है, गार्ड जो है क्या उसकी इज़्ज़त नहीं है, वो भी तो अपने इज़्ज़त से कमा रहा है पैसे। तो यही बात होती है। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें इनकम, देखो पैसे तो उस गार्ड को भी मिल रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया कि पैसे तो उस गार्ड को भी मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसे ये नहीं करते, अरे वो ये हमारे साथ खाना नहीं खा सकता। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये हमारे साथ खाना नहीं खाता, ये हमारे साथ उठ नहीं सकता, ये हमारे साथ बैठ नहीं सकता, इस तरह का। तो हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इनकम ही एक डेवलपमेंट, लोगों के लिए इनकम ही एक डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है। लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, कोई कितने भी बड़े पैमाने पे क्यों ना चला जाए, लेकिन उन्हें इक्वल, या कोई छोटा ही क्यों ना हो, कोई नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाए चाहिए। और दूसरा, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना डिसीज़न खुद से ले सके, सिक्योरिटी चाहिए एंड रिस्पेक्ट चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो if as we have seen our individuals seek different goals and their nation or national development is also likely to be different, discussing among yourself on what India should be developed for development। अब तुम ये क्वेश्चन दिया गया कि तुम आज करो अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको बोलो कि वो डिस्कस करें कि हमारे इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है, अलग अलग स्टूडेंट जो है क्लास में, वो अलग अलग आंसर देंगे। क्योंकि इनफैक्ट ये, क्योंकि सबकी सोच अलग है, लेकिन क्या डिफरेंट आंसर देंगे, क्योंकि सबकी सोच तो अलग है, ये तो बात श्योर है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द डिफरेंट पर्सन could have different as well as conflicting nation of a country's development। मतलब कि ये बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो माइंड है, हमारे माइंड में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि जो डिफरेंट पर्सन है, जो अलग अलग लोग हैं, उनके जो डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग है नेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्या एक क्लास में अगर बच्चे अलग अलग आंसर दे रहे हैं, हमने एक क्लास में बच्चों को बोला कि आंसर लिखो कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है सबका आंसर अलग अलग होगा। तो ऐसे ही लोगों का ये एक एग्जांपल था, ऐसे लोग नेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सोचेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट ऐसे होना, ऐसे होगा, नेशनल डेवलपमेंट वैसे होगा। लेकिन ऐसा क्या किया जाए, however can all the ideas be considered equally important, or if their conflict has just one decided what would be fair and just part for all। मतलब कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा जो आइडिया है वो इक्वली भी रहे और इम्पॉर्टेंट भी रहे, कि क्या जो ज़रूरी है, जो हमारे देश को डेवलप कर सकता है, विकास में ला सकता है, और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह है वो आगे बढ़ सके, इनकम की जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ सके। तो क्या, तो वी ऑल्सो हैव थिंक वेदर दिस इज़ बेटर वे फॉर डूइंग थिंग्स। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सबके लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बेहतर है, अब मेरा घर साफ़ है तो साफ़ है, और बाहर में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। बाहर में आप नहीं निकलेंगे, बाहर में निकलेंगे तो क्या आपको प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी? नहीं, हमें अपने घर के साथ साथ हमारे अगल बगल जो है वहाँ पर भी साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए।
तो ये एक एग्जांपल था। तो नेशनल डेवलपमेंट पे तो ऐसा होना चाहिए कि जो सबके लिए इक्वली हो। तो would the idea benefit of large number of people are only small groups? National development means thinking about this question. अब नेशनल डेवलपमेंट पे जो हमने क्वेश्चन सोचा तो क्या ऐसा होना चाहिए जो बेनिफिट दे, और वो भी लार्ज नंबर पे लोगों को, सिर्फ स्मॉल ग्रुप्स को नहीं, सभी लोगों को लार्ज नंबर पे दे। अब जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री खोली, इंडस्ट्री बनाई, तो फैक्ट्रीज जो रहती है, इंडस्ट्रीज रहती है, उसमें बहुत सारे लोगों के काम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। मशीन भी तो इंसान ही बनाते हैं ना, वहाँ जो काम करेंगे उसे चलाएंगे वो कौन रहेंगे? इंसान ही रहेंगे। तो ये एक जो डेवलपमेंट हुआ वो बहुत सारे लोगों का हुआ, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं हुआ। कैसे? अब फैक्ट्री खुली है तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, फिर जो हमारी जो ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका वो सही होगा, ताकि तभी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सकेगा। बैंकिंग वहाँ पे ही होगा, वहाँ पे का जो एरिया है, अगर मैंने विलेज में अगर ऐसा इंडस्ट्री खोला है तो क्या होगा, वहाँ पर जो एरिया है वो डेवलपमेंट में जाएगा, वो अर्बन एरिया हो जाएगा। अब है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब हम कंट्रीज़ और स्टेट को, अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हम कैसे डेवलपमेंट में। अब हम मान लेते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि इंडिया डेवलपमेंट में है और बाकी नेशन कितने डेवलपमेंट में है, कैसे जानेंगे? इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट एंड अदर अंडर डेवलपमेंट। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चन। अब हम कैसे समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब हमने जाना कि हमने कहा कि डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी डेवलपमेंट किसी एक चीज़ से नहीं होता, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से होता है। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे हम कंट्रीज़ का जनरली कहें तो डेवलपमेंट और अदर अंडर डेवलप्ड जो चीज़ें हैं उसे हम बता सकें कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट डेवलप्ड है। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. अगर हम अलग अलग चीज़ों को, डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करें सिमिलैरिटीज़ में, तो एज वेल एज जाहिर सी बात है कि वो अलग ही आ जाएगा। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। तो हमें क्या ऐसा चीज़ एक्सपेक्ट करें जिसे हम कंपेयर करें। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। अब देखो, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। अब एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, हम उसको हम कैसे अलग अलग स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट से। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन। ऐसा नहीं है कि जो हेल्दी स्टूडेंट है वो बहुत पढ़ने वाला है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट टू बी फ्रेंडलीस्ट वन। अब ऐसा नहीं है जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो बहुत फ्रेंडलिस्ट में है, मतलब कि वो बहुत ही लोगों फ्रेंड बनाता है, फ्रेंड के साथ रहता है, उनकी मदद करता है, वो एक दूसरे की, ऐसा नहीं है। तो सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। कैसे हम स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन। अब हम क्राइटेरिया यूज़ करेंगे डिपेंड पर्पसेस का कंपेयर करने का। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हम क्या करेंगे, हम एक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करेंगे चूज़। एक स्पोर्ट टीम बनाएंगे, एक डिबेट टीम, एक म्यूज़िक टीम, एक ऑर्गेनाइज अ पिकनिक टीम होगा। स्टिल if for some purposes we have to choose the criterion for the all round progress of children in the class, how shall we do it? Usually we take one or more important characteristic of person and compare them based on the characteristic. ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स लेते हैं और उससे ही कंपेयर कर देते हैं किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक को। ऑफ कोर्स है ना, देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट शुड फॉर्म द बेसिक ऑफ कंपैरिजन। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा जो सबको कंपैरिजन कर सके। फ्रेंड लाइन्स एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड। इस समय से क्या होगा, दिस इज
True of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. अब ज़्यादातर अगर हम कहें कि डेवलपमेंट की कंपेयरिंग करें तो कंट्री में क्या होता है कि हम इनकम से कंसिडर कर सकते हैं कि जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा हो वो ज़्यादा डेवलपमेंट है. कंट्रीज विथ हायर इनकम आर more developed than other with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need. क्या होता है कि जहाँ पे इनकम ज़्यादा होता है, जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा है उसमें क्या होता है कि लोगों की जितने भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड है, उन्हें जो चाहिए उन्हें मिला है. तो वाट एवर पीपुल लाइक एंड शुड हैव इट अवेलेबल. देखो सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रीड कर लीजिएगा. अगर यहाँ पे बस यही बोल रहा है कि क्या हमारा जो इनकम है उसके हिसाब से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या हम इनकम के हिसाब से कैसे कर सकते हैं बताओ. अब जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन कुछ है, चाइना की कुछ है, यूएसए की कुछ है ना, बहुत फ्रांस की कुछ है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड है, रशिया है, एट्सेट्रा. मतलब सबकी पॉपुलेशन कुछ है, इनकम ग्रोथ कुछ है. तो ऐसे यही होता है ना, प्रॉब्लम है ना. तो पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की कम है, और किसी का इनकम ज़्यादा है, किसी का कम है, कैसे कंपेयर करें. देखो ऑफ कोर्स ये बात है, जिसका पॉपुलेशन कम होगा उसका इनकम भी कम होगा. तो फिर हम क्या हम पॉपुलेशन से इनकम ही करेंगे? नहीं. देखो हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन. देखो हम क्या करेंगे, वी कंपेयर करेंगे एवरेज इनकम को, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम. उसे हम टोटल करेंगे इनकम ऑफ द कंट्री, जो उसके कंट्री का जो इनकम होगा उससे, और डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, जो वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे. तभी हमारा जा कर के पता चलेगा कि वो जो कंट्री है वो कितनी डेवलप्ड है. और फिर से द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो WDR क्या करता है, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक. दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज. यही क्राइटेरिया जो रहता है वो क्लासिफाइंग के लिए यूज़ करता है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम $12736 पर एनम एंड अबव इन 2013 में है इतना, आर कॉल्ड रिच कंट्रीज. यूएसए एक रिच कंट्री कहलाया गया इसके यूएसए डॉलर के हिसाब से. एंड दस विद पर कैपिटा इनकम $1045 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. अब देखो अगर किसी भी कंट्री का US डॉलर इतना है पर एनम है तो वो एक रिच कंट्री कहलाएगा. अगर किसी कंट्री का कम है, इतना है, तो वो एक लो इनकम कंट्री कहलाएगा. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी लो मिडिल इनकम कंट्रीज. तो इंडिया इसमें, ये 2013 का रिपोर्ट है, तो अभी का तो नहीं है लेकिन 2013 का रिपोर्ट है, तो हमें वही का पढ़ना है क्योंकि बुक में जो दिया हुआ है वही पढ़ना रहता है. तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, मतलब कि वो एक ना ही बहुत ज़्यादा है, ना ही रिच पे है और ना ही लो पे है. अभी 2013 का है, अभी तो ऊपर आ गया होगा. तो बिकॉज इट पर इनकम इन वॉज जस्ट US 1570 पर एनम है ना, इससे ज़्यादा हो गया. तो यही इसीलिए हम इसे मिडल पे डाल रहे हैं, लो मिडल इनकम कंट्रीज़ पे. द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड क्रिएटेड अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट कंट्री. कुछ जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ रहती हैं उसे हम जनरली डेवलपमेंट कंट्रीज़ कहते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बोल भी देती हूँ. एग्जाम्पल फॉर USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रशिया एट्सेट्रा. अब हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. इनकम और अदर क्राइटेरिया के बारे में. देखो व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो वी हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम एट्सेट्रा. अगर हम किसी इंडिविजुअल का, किसी एक का एस्पिरेशन गोल्स लें तो सिर्फ हमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अच्छी बेटर इनकम के लिए, लेकिन हमें ये भी हैव गोल्स, उसका ये भी गोल्स होता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और अदर इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब का भी गोल्स होता है. तो हम
इस टेबल से अब देखो एक पर कैपिटा टेबल है 1.3, जिसमें हम पर कैपिटा इनकम और सिलेक्ट स्टेट्स देख रहे हैं। जैसे कि इसमें स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। महाराष्ट्र क्या है कि महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम फॉर कितना का है, 2013 का और 14 का। अब इनका देखो पर कैपिटा इनकम क्या है, देख रहे हो, 1,17,091 महाराष्ट्र का। केरला का 1,33,820। बिहार का 31,199 है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो महाराष्ट्र पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा है, केरला उसके बाद है और बिहार सबसे लोएस्ट पे आ रहा है ना। अगर इनके इकोनॉमिक सर्वे में ये किया जाए तो बिहार जो है वो बहुत ही बॉटम लिस्ट में आ रहा है, ये 2013 और 14 का। अब एक और टेबल है, सम कंपैरेटिव डाटा एंड महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। अब कुछ डाटा है जो महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र, केरला और बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो अब ये क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे आपके बुक में दिया होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स यूज्ड इन दिस टेबल। जो टर्म्स एक्सप्लेन किए गए टेबल में वो क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन द पर्टिकुलर ईयर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस एक साल में अगर 100 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे जीवित रह रहे हैं और कितने मर जा रहे हैं, इसके बारे में बताना है। लिटरेसी रेट में बताना है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब कि 7 से जो ऊपर हैं वो कितने लिटरेसी रेट में है, मतलब कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो में इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14 से 15 ईयर्स से ग्रुप से जोड़ा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं और अपना डेली अटेंडेंस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इसी के बारे में था, ठीक है। देखो स्टेट है महाराष्ट्र, केरला, बिहार, इसके बारे में पर कैपिटा इनकम जाना। अब हम कुछ डाटा जानेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब देखो 1000 बच्चे लाइव बर्थ 2013 में हुए, ठीक है। उसमें से महाराष्ट्र में 24 बच्चे की डेथ हो गई, केरला में सिर्फ 12 और बिहार में 42। बिहार का सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट है। अब लिटरेसी रेट का जो परसेंटेज है 2011 का है, महाराष्ट्र में 82%, केरला में 94% और बिहार में 62%। महाराष्ट्र और केरला और बिहार में से केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है और बिहार का सबसे कम है और महाराष्ट्र का उसके बाद है, केरला के बाद है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% पे सेकेंडरी स्टेज एज का 14 एंड 15 ईयर्स से, ये कब क्या 2009 एंड 10 का। तो महाराष्ट्र में कितने बच्चे नेट अटेंडेंस ले रहे हैं, 64%, केरला में 78% और बिहार में 35%। जैसा कि केरला में 94% लिटरेसी रेट है और 78% ये नेट अटेंडेंस रेशियो है। महाराष्ट्र में 82% लिटरेसी रेट है और इसमें 64% अटेंडेंस रेशियो। बिहार में सबसे बॉटम में था, बिहार का 62% और इसमें भी 35 है, जो काफ़ी कम है। तो इसमें हमें क्या पता चला कि इसमें भले ही केरला जो था वो महाराष्ट्र में इनकम से कम था, इनकम में थोड़ा कम पीछे भागा, लेकिन बाकी सब जो चीज़ें हैं इन्फेंट मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह का जो फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, उनमें केरला इन सब से महाराष्ट्र और बिहार से आगे है। महाराष्ट्र तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन बिहार जो है वो बहुत ही बॉटम में है। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ क्या चाहिए। देखो ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक है अगर वो हर एक फैसिलिटीज़ पूरी कर ले। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन महाराष्ट्र हैज़ मोर इनकम दैन एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स बिहाइंड द क्रूशियल एरियाज। द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव विद। मतलब क्या है
कि भले ही महाराष्ट्र इनकम में ज़्यादा हो केरला से, लेकिन बाकी सब में तो महाराष्ट्र पीछे था केरला से। तो ये क्या लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप सब गुड्स जो हैं, सब चीज़ें खरीद सकते हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं उसे खरीद सकते हैं ऐसा जीने के लिए। ऐसा नहीं है, कुछ सर्विसेज, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में मिलती हैं, जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब ये कि अच्छी एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स वगैरह, ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या हुआ, एक हमारे ये एक हो गया हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हमें हमारे सर में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम रह तो रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब हम कहीं रह रहे हैं, अब हमारे सर में एक नॉर्मल सा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उसके लिए हमें 5 से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है। उसके बाद फिर हमें एक मेडिसिन मिलेगी, तब तक तो पता चला कि हेडेक से ही है ना इंसान की जान चली गई। तो फिर फ़ायदा ही क्या पैसा होने का। इसीलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पॉकेट में पैसा है तो आप हर एक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ यही थी, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं और इससे उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, बस इसे आप तो खुद बना करके लिख सकते हैं। देखो मैं तो यही कहूँगी कि आप बुक की जो मेन लाइन्स है उन्हें ध्यान दें, एक बार इसे रीड कर लें, और जो बुक की मेन लाइन्स है उन्हें ध्यान दें। ऐसा नहीं कि सब कुछ बस बुक से जा कर के छाप लेना है, या नोट्स है तो उससे छाप लिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको खुद से भी लिखना है। आज अभी तो रीड करके, लर्न करके, याद करके, रट्टा मार करके लिख दोगे, तोतों की तरह रट्टा मारोगे और वहाँ जा कर के बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख दोगे। लेकिन अब इसके बाद आप जो स्टूडेंट लाइन में हो, इसके बाद आप कंपटीशन वाली लाइन में जाने वाले हो। कंपटीशन वाली लाइन में आपको रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं चलेगा। आप जब रट्टा मारोगे तो इसे बस थोड़ी देर के लिए याद ही रहेगा। आप बहुत होगा तो इस बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखोगे, उसके बाद भूल जाओगे। आप समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार उसे रीड करेंगे और समझेंगे, ताकि जिससे क्या हो कि आपके अंदर जो इतने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। देखो मैं तो यही कहूँगी, आपके कुछ भी डाउट्स हो चैप्टर को लेकर के आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको जवाब दूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी तो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो डालूंगी, लेकिन आपको हेल्प करूँगी। देखो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो कभी भी है ना सही से बता नहीं पाते कि आखिर उनको प्रॉब्लम क्या है। जो चीज़ समझ में नहीं आती चुपचाप से बैठे हुए रहते हैं, पूरा लेक्चर सुन लिया और बात ख़त्म, बस उठे और चल दिया। ऐसा नहीं है, जब तक पूछोगे नहीं तब तक डाउट कैसे सॉल्व होगा। हो सकता है जो चीज़ तुमने नहीं पूछी वही अगर तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो देखो बोर्ड एग्ज़ाम में एक नंबर बहुत ही कीमती होता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी डाउट अपने मन में रखो, किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से। ऑनलाइन भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, मेरी वीडियोस हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में पिन करो, मैं आपको बताऊँगी। तो अब हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Suppose for the present that a particular country is quite development, we would certainly like the level of development to go up further, or at least we maintain it for future generation. देखो यह क्या कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है डेवलपमेंट हो, लेकिन अगर हम डेवलप हो गए, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बन गई, हम डेवलप हो गए, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो डेवलप हो गई, लेकिन अगर हम सब डेवलप्ड हो गए और कुछ जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ जो चीज़ें हैं जो बची ही नहीं, तो फ़ायदा क्या डेवलप होने का। हमें ऐसा डेवलप्ड होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हमें ऐसा डेवलप्ड होना चाहिए जिसमें हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा जाए। क्योंकि देखो जैसे एग्जांपल फॉर पेट्रोल डीजल वगैरह जो रहता, फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जो रहता है वो कितना ही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिलता है। देखो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रहता है, ठीक है, तो कितने प्रॉब्लम है। क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो चीज़ मिल पाएगी? नहीं ना। आज जो हम खर्च कर रहे हैं तो वो तो खर्च हो जाएगी, तो उसके बाद हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनका क्या होगा। ऑफकोर्स ही बात है कि उन्हें इस सब चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ेगा। जैसे कि वाटर का जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बेवजह
पानी बहाते रहते हैं, बेवजह हम यूँ वेस्ट करते हैं जो वाटर को, तो आगे जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। भले ही हमारे अर्थ पे बहुत सारा पानी है, लेकिन हर सारा पानी तो पीने के लायक नहीं है ना। आप तो जानते हो कि सारा पानी पीने के लायक नहीं है। अब हम जो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे जो हमारा जो बहुत सारे समुद्र है, ओशंस है, सीज़ है, तो क्या उसका पानी आप पी सकते हो? नहीं पी सकते हो ना। तो फिर तो यही बात है कि हम सब जो भी हमारे लिए जो डेवलपमेंट है, जो भी हमारी जो चीज़ें, उन्हें हम कभी भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ की इस्तेमाल, अभी तो हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, हमारा मन भर जाएगा, हमारा ही हो जाएगा, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका क्या होगा। तो हम कुछ भी जो भी करेंगे, हमारे ऐसा डेवलपमेंट का ऐसा प्लान बनाए जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचा जाए। This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the percentage type and levels of development are not sustainable. देखो क्या हुआ कि ऑब्वियसली डिज़ायरेबल है कि जो हमारे सेकेंड हाफ सेंचुरी में 20th सेंचुरी जाते जाते क्या हो जाएगा कि जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जितने भी रिसोर्स हैं, वो साधन है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग नहीं किया गया, अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लानिंग नहीं किया गया, तो हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी साधन हैं, सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनका क्या होगा। तो इसीलिए ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि ये एक वार्निंग है जो हमारे साइंटिस्ट ने दी है। ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने बस बता दिया कि अब हमें हर एक चीज़ को सही से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को प्लान करके कि हाँ इतना इतना ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ लाएं जिससे कि हम हर एक चीज़ को कम से कम इस्तेमाल कर सकें, ताकि अब जो फ्यूल्स वगैरह है वो हम भी इस्तेमाल कर सकें, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके। इस टाइप से ऐसी कोई चीज़ हो। बस सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में यही था और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। आप रीड कर लेना। मैंने जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की है। मैंने आपको पूरा चैप्टर सही से समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।